प्यार उसी से होगा जो पावरफुल है। सिंपल। तो पावरलेस लोगों की वैल्यू नहीं है कुछ। हाँ, कुछ नहीं, उनके साथ तो लोग सिंपैथी करते हैं कि भैया बेचारा। तो जो पावरफुल है वही अट्रैक्ट कर पाएगा। पावर से लोग जुड़ना चाहते हैं ना, पावर आनंद है। हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वही बनेंगे जो हाँ। जिससे आपको लगता है कि ये मेरे बराबर या मेरे लेवल को बढ़ाता है। भाई अगर वो वैस्प जो होता है, येलो कलर का होता है ना, वैस्प, हाँ। तो जब वो घर में हाइव लगाता है लोग तोड़ देते हैं क्योंकि वो स्टिंग करता है। जब मधुमक्खी हाइव लगाती है लोग रहने देते हैं। स्टिंग वो भी करती है लेकिन वो शहद देती है। तो जहां शहद बहेगा वो स्टिंग भी मारेगा तो लोग बर्दाश्त करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो जेन्युइनली फील बिना पावर, बिना गिव एंड टेक, बिना पैसे के कोई रिश्ता नहीं बनेगा। अगर होता रिश्ता तो वृद्धा आश्रम में कौन पड़ा हुआ है जिनकी लाइफ की यूटिलिटी खत्म हो गई? आज जो ओल्ड एज होम है उसमें कौन लोग हैं जिनका अब कोई यूज नहीं रहा घर में? भाई गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हाउस 80+ के आदमी के नाम पे है तो हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे। तो वो स्टेप क्या था कि लोगों को ओल्ड एज होम जाने से बचाओ, इनकी यूटिलिटी बढ़ाओ। अगर किसी आदमी को 10 लाख रुपए महीने पेंशन मिलती हो, कौन बच्चा उसे जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आएगा? ओल्ड एज होम इज अ प्लेस विच शोज यू कि इफ यू लूज योर यूटिलिटी इन योर लाइफ, योर गेम इज ओवर। तो एक नॉर्मल 20 ईयर ओल्ड कैसे कर सकता है पावर जनरेट? पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ये जो शब्द है डिसिप्लिन, इसीलिए स्कूल का सबसे प्यारा पार्ट है डायरी एंड डिसिप्लिन। बट वंस पीपल कम आउट ऑफ द स्कूल, दे लीव बोथ द थिंग्स। And those who leave diary and discipline, they become clerk. Interesting. The biggest gift of every school to every human being is diary and discipline. But in our country, होता ही नहीं। people love violating discipline. In Germany, they love discipline. आप खाना छोड़ दोगे थाली में, they'll charge you extra money. आप ये नहीं कह सकते कि मेरा थाली का खाना है मैंने छोड़ दिया। और कहते नहीं, आपने कैसे छोड़ दिया? इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू आवर फार्मर्स, आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके। बट इन इंडिया आवर फेवरेट गेम इज वायलेटिंग डिसिप्लिन। कि भैया देखो यहाँ लिखा था अंदर मत आना, हम कूद के गए, फिर बाहर चले आए। जहाँ फूल तोड़ना लिखा वहीं फूल तोड़ने का मजा है। क्यों मजा आता है हमें? साइकोलॉजी है हमारी। इस कंट्री की बड़ी प्यारी साइकोलॉजी है। इस कंट्री में कानून तोड़ना है एंजॉयमेंट ना था, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। एक्चुअली बहुत लोगों को प्रेस्टीज लगता है फॉर रियल। हाँ, इट्स अ प्रेस्टीज। दैट इज व्हाई द पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड इन दिस कंट्री बाय देमसेल्फ। ये सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी है, वहाँ मैंने एक लेडी को देखा, वो डॉग का स्कूप लेके टहलते हुए। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। शी वाज द फर्स्ट लेडी आई सॉ हर विद द स्कूप। कि डॉग लेके अक्सर लोग डॉग लेके घूमते हैं, तो अब उसने पूप कर दिया तो आप उठा लो, बट पीपल नेवर पिक अप एंड दे आर रेडी टू फाइट विद यू। ये आपके बाप की कॉलोनी है, आपका है, आप ही साफ कर दो। हम लोग तो मेंटेनेंस देते हैं, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू मेक द थिंग्स क्लीन। हमारा डॉग करेगा? अरे भैया आपकी सोसाइटी है, कितना छोटी सी चीज है। बट आई सॉ दैट लेडी, मैं बाद में उनसे मिलने गया, मैडम 2000 लोगों की सोसाइटी में एक लेडी है जो सेल्फ डिसिप्लिन को मानती है। डिसिप्लिन इज द संजीवनी ऑफ माइंड। इफ यू हैव, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम द किंग। बिकॉज यूर टॉकिंग पावर, यूटिलिटी, पैसे की बात करते हैं। पैसे क्या डिनोट करते हैं? पैसा इज बेसिकली द इन्वेंशन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। पैसा पैदा हुआ जब शहर पैदा हुआ, उससे पहले नहीं पैदा हुआ।
जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को लें तो ऋग्वैदिक पीरियड में करेंसी नहीं है क्योंकि ट्राइबल पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड में नहीं है, पर जैसे बुद्धा का पीरियड आता 6th सेंचुरी BC, वहाँ शहर पैदा होते हैं। जैसे अमेरिकन डॉलर है, जापानीज येन है, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी नहीं है। तो जब शहर पैदा हुए, लग्जरी गुड्स पैदा हुए, तो ये हुआ कि यार लग्जरी गुड्स तो बार्टर में चलेगा नहीं। भाई आप एक बाउल गेहूं से आइसक्रीम ले सकते हो, एक बाउल गेहूं से आप मसाला ले सकते हो, लेकिन आप एक ट्रक गन्ना ले जाओ दुकान पे एप्पल के और कह दो मैं 2 मैकबुक दे दो, तो बवाल हो जाएगा। तो पैसा इज अ इन्वेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन, लग्जरी एंड बर्बाद कर देता है। अब इस कंट्री की एक अलग खास बात है, इस कंट्री में जनरली 50 करोड़ लोग कायदे से रह सकते हैं, 1 बिलियन 50 करोड़। हमारे पास जितना चैलेंज है उतना ब्रिटेन के आदमी के पास नहीं है। हमारे पास ज्यादा है, ट्रू, दवा नहीं है, खाना नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। अब वहां जब चैलेंज ज्यादा है तो शक्ति भी तो ज्यादा चाहिए। तो अब अगर ये कंट्री ध्यान नहीं करेगी, योग नहीं करेगी, तो फिर वो मारी जाएगी, फिर वो बहुत बुरा हश्र होगा उसका। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, बड़े बन जाते हैं, वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो कंट्रोल कर पाते हैं? कंट्रोल कोई नहीं करता, मैनेज। कंट्रोल कोई करता ही नहीं। पहला तरीका मेडिटेशन। मेडिटेशन, आपका मन स्ट्रेस फ्री है, आप उधर भागोगे। जब बेस्ट तरीका है ये, बेस्ट। मैं आज यहाँ इस चैनल से सबको, पूरे भारत को कह रहा हूँ कि द कमिंग टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम, बहुत टफ। हाँ, इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बहुत टफ टाइम होगा, और चैलेंजेस बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ बढ़ेगा, और उसमें आपको ताकत चाहिए लड़ने के लिए। तो वेन एवर यू विल बी इन स्ट्रेस, इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव हो जाएंगे। एक बैक थॉट आ रहा है, अब क्या होगा, नौकरी खत्म हो गई, EMI कैसे देंगे, इकोनॉमी क्रैश कर रही है। डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत तेज हो गई है। अब उस समय अगर आप ध्यान करते हो तो कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आप थॉटलेसनेस स्थिति में बैठोगे। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, तो आपको दूसरों को खुशी बांटनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कपिल शर्मा वैसे ही मस्त रहता होगा दिन भर। जो बंदा दूसरों को हंसा रहा है, आज लोगों ने दूसरों को हंसाना छोड़ दिया है। अगर आप किसी को हंसा रहे हो तो उससे पहले तो आपको हंसना होगा, लोगों को मोटिवेट करो, कहानियां सुनाओ, हिम्मत दो लोगों को। तो जो बांटोगे वो तुम्हारे पास भी तो बढ़ेगा। आप किसी को मोटिवेशन की 4 कहानियां सुना रहे हो, तो वो आप उसे सुना रहे हो, आप भी तो सुन रहे हो। और तीसरा बहुत प्यारा तरीका है, आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करो, गिटार बजाओ, कोई स्पोर्ट्स पकड़ लो, कुछ नहीं है बच्चों को पढ़ाओ। आप सोसाइटी में रहते हो, 10 बच्चों को पढ़ाओ। तो ये 3 सबसे प्यारे काम है। What do you think, ये सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात करें, जो बड़े होते हैं, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता? पहली चीज पता होता है R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। उनके कॉन्सेप्ट्स जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं, सिंपल, कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। पिक्चरों में मजदूर को कि ड्राइवर का अफेयर किसी मालकिन के बेटे से होता है, बेटी से होता है, रियल लाइफ में कभी नहीं होता ही नहीं। लव जैसी कोई चीज होती ही नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। तो जिसको भी लग्जरी चाहिए, और इंसान को लग्जरी चाहिए, ये बात वो पूंजीवादी मन ने पकड़ लिया कि आदमी को सुविधा दो और उससे पैसा लो। मनी इज द आउटकम ऑफ पावर। क्यों? जिसके पास शक्ति है उसके पास पैसा है। जो पावर से पैसा आता है, क्योंकि पैसे से पावर आता है। बाबा रामदेव, पावर, योगा का पावर है, ज्ञान का पावर है, आ रहा है पैसा। कोई प्रोडक्ट है उनके पास बना हुआ, सांस बेचते हैं कपालभाति, और गजब का प्रोडक्ट है, परिणाम दे रहा है, लोग कायदे से कर रहे हैं। ऐसा कौन सा इंडिया का शहर है हम इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगे? जो पावर पैदा कर लेगा उसके पास पैसा अपने आप आएगा। पैसे से पावर आता है कि खुशी आती है? खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा। खुशी कैसे आएगी?
आपका मन जैसे ही बेचैन हुआ, अब एक क्लर्क का अगर मन बेचैन हुआ तो वो टीवी खोल के बैठ जाएगा, उसके पास तो एक ही साधन है। अगर टीवी नहीं खोलेगा तो पत्नी है तो पत्नी ले लेगा वो। भाई पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये भी माना, गरीबी भी एक कारण माना जाता है कि भाई रिक्रिएशन के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, तो भाई सेक्स ही उनके लिए रिक्रिएशन है। लेकिन जिसके पास पैसा है और मन बेचैन हुआ, उसने तो बैग उठाया सीधे स्विट्जरलैंड पहुंचा। तो जितना पैसा आपको, पैसा क्या हेल्प करेगा? आपको बिजी रखने में हेल्प करेगा। आप गोवा की कैसीनो में बैठ जाओगे, आप थाईलैंड के मसाज पार्लर में बैठ जाओगे, आप दुबई की बुर्ज खलीफा में बैठ के कॉफी पी रहे हो, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं, अब उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गए और चीता सामने पड़ा और एक चाटा मारे चीता को। उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा, लेकिन लोग तुरंत उसमें से खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे, जब आप पापा भी आपके साथ गए थे भाई। उसको मजा नहीं आ रहा है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम काहे खड़ा होकर झूठ बोल रहे हो। उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये काम करता है पैसा, आपको लोनली नहीं होने देता। पैसे में इतनी ताकत है, वो आपको कभी लोनली नहीं होने देगा। यू विल बी ऑलवेज सराउंडेड बाई एवरीथिंग यू नीड। कौन ज्यादा माइंड गेम्स खेलता है, लड़कियां कि लड़के? लड़कियां जब पहली बार किसी के अफेयर में पड़ती हैं तब वो माइंड गेम नहीं करती, बिल्कुल नहीं खेलती। तब वो वाकई में इमोशनली अटैच होती हैं लड़कों से। जब वो पहली बार धोखा खाती हैं, जैसे फिजिकल रिलेशन हो गए और फिर लड़के ने पैंतरा दिया, ऐसा है वैसा है फलाना धमाका, तब उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है कि यार बताओ यार ठीक है। जब वही घटना दोबारा रिपीट होती है, तिबारा रिपीट होती है, तब लड़कियां बहुत खतरनाक हो जाती हैं। तो जहां तक दिमाग का सवाल है, दोनों लगाते हैं, ना कोई ज्यादा लगाता है ना कोई कम लगाता है। अब सिर्फ उसमें डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि दोनों में से ज्यादा मक्कार कौन है, मैच्योर कौन है, कौन किसके साथ क्यों आया है। जैसे कोचिंगें जब शुरू होती हैं तो लोग, लड़के एक दूसरे का बड़ा केयर करते हैं, लड़के लड़कियां, कि अरे खाना खा लिया, तुम्हारा टिफिन अच्छा आता है, यू गॉट एनसीईआरटी, नोट्स बनते, तो केयर फिर अफेयर में टर्न हो जाता है। लेकिन अफेयर शादी में टर्न होता है, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो लड़कियों का जो पहला स्टेप होता है वो तो इमोशनल होता है, पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि यार कोई इमोशन का कोई गेम नहीं है दुनिया में। भाई औरतें आधा सन्यासी होती हैं। सन्यासी कौन? जो अपना घर छोड़ दे, वो सन्यासी। और औरतें शादी के वक्त अपना घर छोड़ के आती हैं, दैट मीन्स दे आर हाफ सन्यासी। अब वो हाफ सन्यासी जब आपके घर में आया और बाहर गोली चली और आप चारपाई के नीचे घुस गए, तो वो डिसअपॉइंट नहीं हुई कि अरे तू तो मेरे घर घोड़े पे गया था तलवार लगा के 100 लोग लेके, और तू इसके नीचे जा रहा है। औरतों को सबसे बड़ा दर्द होता है जब आप उनके ऊपर शक करते हो, आप उनका मोबाइल चेक करते हो। ये सब आदमियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पावर है वहां वुमन है। भाई पार्वती जी शंकर जी के साथ जा ही नहीं सकती। भाई सीता जी को पता था कि मेरा आदमी भगवान है, क्लियर थी इस बात पे वो, तब उन्होंने राम का त्याग नहीं किया। 14 साल उनके साथ जंगल में रही। आज तो नीले वाले ड्रम में बैठा दे रही। आपने किसी का घर छोड़वाया है तो किसी ताकत पे तो छोड़ाओगे, आपके पास वो ताकत ही नहीं है। वजह ये है कि हमारे देश में 3 तरह के लड़के होते हैं। एक चतुर्लिंगम की तरह। किसकी तरह? चतुर्लिंगम की तरह, जिन्होंने सिर्फ रटा है जिंदगी भर, जो चमत्कार का कर देते हैं, उनका क्रिएटिव माइंड है ही नहीं। फिर एक राजू की तरह के लड़के हैं, जिनको जिंदगी में सिर्फ बहन की शादी करवानी है, नौकरी पाना है, जीना है। एक फरहान टाइप का लड़का है, जिसको अपने पापा का सपना पूरा करना है और उसके पापा की आंतरिक कला चल रही है। रैंचो बहुत कम पैदा हो रहे हैं इस कंट्री में। क्यों? उस मॉडल की एजुकेशन ही नहीं। हम सोचना ही नहीं सिखाते अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को परसेंटेज लाना सिखाते हैं। वो लग रहा है कि
लड़के सॉफ्ट हो गए, कमजोर हो गए, कमजोर हो गए। जनरेशन खा खा के ये लोग इनको ज्वार की रोटी खानी चाहिए, बाजरे की रोटी खानी चाहिए, 1000 दंड बैठक मारना चाहिए, कम से कम 50 सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ताकत ही तो है। तो मेंटली जो धनुष तोड़ेगा सीता जी उसी के साथ जाएंगी। पता नहीं लोग कब सीखेंगे इस बात को। ये डीओ लगा रहे हैं, अब वो डीओ का ऐड आ रहा है कि एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़की कॉलेज में बात नहीं कर रही, दूसरे दिन वो एक डीओ लगा के जा रहा है, जैसे डीओ लगा रहा है रास्ते में परियां गिर रही है। ये जाहिल ऐसा कहीं होता है? हा? वो 500 मीटर चलता कहता सर बहुत अंदर से सर नहीं है चल पा रहे सर। इनके साथ स्त्रियां रहेंगी? इनके साथ कौन रहेगा बताओ यार। अरे जिम खुले चारों तरफ, कहीं नहीं जा सकते, जिम ही चले जाओ यार, कितनी प्यारी जगह है जिम। योग नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते तो जिम तो चले जाओ। 1 घंटा हर लड़के को जिम देना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 जगह जाओ, एक लाइब्रेरी, कुछ सोचने को मिलेगा, कोई विजन मिलेगा, नॉवेल्स पढ़ो। नॉवेल भी अजीब अजीब सी पढ़ रहे हैं। पहले लोग नॉवेल्स लिखते थे तो थीम होता था, हिस्ट्री का होता था, सोसाइटी का होता था, थीम्स होती थी। जैसे चित्रलेखा है, थीम है, वुमन थीम, सेक्स थीम है उसकी। अब पढ़ना ही नहीं है तो दिमाग विकसित कैसे होगा? तो मैं कहता हूं लाइब्रेरी जाओ, जिम जाओ और मंदिर जाओ। मंदिर जाओगे, ध्यान करोगे, आध्यात्मिक ताकत बढ़ेगी, शांत रहेगा। ये जाते ही नहीं। ये तो परी की शर्ट पहनना चाहते हैं। मैं एक शादी में गया, अभी रिसेंट की बात है, 5-6 महीने पहले की बात है। मैं शादी में गया तो एक लड़का जो है वो सूट पहना हुआ था और परी का पहना था और इनका जूता पहना हुआ था, और मैं तो यही स्केचर पहना हुआ था 4-5 हज़ार का। इलेक्शन में मुझे वैसे भी ऐसा जूता चाहिए था जो खोलना उतारना ना पड़े। आया बोला सर, मैंने कहा हाँ एक फोटो ले ले। मैंने देखा, मैंने कहा क्या सूट पहना? हाँ। मैंने कहा जला दो। कहा क्यों सर? अरे मैंने कहा मैं रामराज की शर्ट पहना हूँ 1200 रुपये की, और तुम ये कम से कम 1.5-2 लाख का पहने हो, जूता तुम्हारा 80,000 1 लाख से कम नहीं हो। कहा जी। मैंने कहा जब इतनी कीमत तुमको सामाजिक वैल्यू नहीं दिला पा रही, आजकल के कवर बड़े प्यारे हैं, अंदर कुछ है ही नहीं। बड़ा चमकीला सा कवर लगा रखा है, चमकता हुआ। जैसे ही डब्बा खोलो तो जो चिप्स का पैकेट होता है ना, इतना बड़ा पैकेट, उसमें 12 चिप्स गिन के निकलती, बाकी हवा निकलती है। वही हाल इन युवाओं का है। इनको अपने आप को अंदर से ताकतवर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। गोंडा की बातें बताओ 2-3। गोंडा इज अ रूरल सिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इट्स अ फ्यूडल सिटी। अब इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइंड है, तो ये नहीं हुआ। नहीं, मैं बताऊं उसकी वजह क्या है। चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा। नहीं, लिमिटेड वॉर होगा। लिमिटेड वॉर तो हो ही रहा है। हाँ, तो लिमिटेड वॉर होगा, छोटे छोटे पॉकेट्स में तो हो ही रहा है। हाँ, तो जो वॉर होंगे इससे डिस्ट्रक्शन होगा, तभी रिकंस्ट्रक्शन होगा और इकोनॉमी अलाइव होगी। तो वॉर तो होगा, हो सकता है एक छोटा सा वॉर 6-7 महीने का हमारा हो जाए पाकिस्तान के साथ। इट्स वेरी पॉसिबल, क्योंकि हम इंटरनल क्राइसिस में आए हैं, पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्राइसिस है, तो दोनों का इंटरनल क्राइसिस अगर दूर करना है तो अपने पब्लिक को बाहर तो उलझाना पड़ेगा ही। तो वो वॉर हो सकता है, हम उस वॉर को खेल सकते हैं। और ऊपर लेवल पे कुछ भी सेटल हो सकता है। पब्लिक को कहाँ पता चलता है कि बड़े बड़े लोगों के बीच में क्या सेट हो गया। भाई अखंडानंद त्रिपाठी और सीएम के बीच क्या सेट हुआ, ये बाहर के लोगों को कहाँ पता होगा। तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है। अब ये डिसाइड होने का समय आ गया कि रियल वर्ल्ड पावर कौन है। जैसे 1914 में समय आ गया था कि जर्मनी या ब्रिटेन, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। 1940 में समय आ गया था कि जापान या यूएस, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब वो समय आ गया है कि चाइना या यूएस, जो जीतेगा, जो डोमिनेट करेगा, पाकिस्तान उसकी झोली में रहेगा। टेल मी, इंडिया का आज तक इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर कौन सा लगता है आपको? सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर, हालांकि मैं उसे ब्लंडर नहीं कहूंगा, जब तिब्बत पर कब्जा हुआ चाइना का, उस वक्त हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए था बहुत स्ट्रांग तरीके से। दैट वाज अ वेरी बिग ब्लंडर डन बाय नेहरू गवर्नमेंट।
हम तो हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, लेकिन भाई मेरा मकान थोड़ी कब्जा करेगा। अगर चाइना तिब्बत में नहीं बैठता तो आज जो हमारे ऊपर प्रेशर है उतना नहीं होता। और हमारे पास एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट, हमने दलाई लामा को शेल्टर दे ही रखी थी। हम उसको स्ट्रांग प्रोटेस्ट करते, भयानक तरीके से प्रोटेस्ट करते कि साहब करना ही नहीं, मानना ही नहीं इस बात को। क्यों नहीं किया हमने? उसके पीछे कई सारी वजह थी। पहली वजह यह थी कि नेहरू जी को लगता था कि हम साथ में पैदा हुए हैं, तो इन्फेंट नेशन एंड अ नेशन इन क्राइसिस अवॉइड वॉर्स, ये नेहरू जी की कैलकुलेशन थी कि इन्फेंट नेशंस, जो नेशंस पैदा होते हैं वो वॉर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि दोनों को अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रू। तो नेहरू जी को पता था कि भाई जैसे मैं अपने आय का 90% डेवलपमेंट में लगा रहा हूं, वैसे चाइना भी लगा रहा है, तो चाइना हम पे कभी हमला नहीं करेगा। पर 1962 में चाइना ने कर दिया, तो वो जो 90% डेवलपमेंट में जा रहा था उसका 60% आर्म्स एंड एम्युनिशन में जाने लगा। तो जिस पेस से हमारी ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि वेस्ट को पता था कि 1787 में अमेरिका पैदा हुआ और ये 1853 में जापान पे कब्जा कर लिया। वेस्ट के पास एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा था कि अगर हमने इंडिया को डिस्टर्ब नहीं किया तो भाई साहब अगला अमेरिका एशिया में तैयार हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, और वेस्ट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री। तो जैसे हमारा 60% उधर शिफ्ट हुआ, हमारी ग्रोथ अटक गई। चाइना की भी तो अटकी होनी। आज व्हाट डू यू थिंक हमारी क्या पोजीशन होगी ग्लोबली? ग्लोबल पावर में हम आज अमेरिका चाइना के आमने सामने किधर खड़े होंगे? नहीं, ये तो हमसे बहुत आगे हैं। मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज एक साथ पैदा हुए। इंडिया सुपर पावर थी जब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज थी। मतलब ह्यूमनसांग भारत पढ़ने आ रहा है, फाइहान भारत पढ़ने आ रहा है, अलबरूनी भारत आ रहा है, अब्दुल रज़ाक भारत आ रहा है। आज हमारे बच्चे चाइना पढ़ने जा रहे हैं। हम कैसे पावर हो सकते हैं? ज्ञान का देश भारत, और भारत का बच्चा, भारत का पेरेंट्स प्राउड फील कर रहा है, भैया हमारा बेटा शेंजन में पढ़ रहा है भैया। हम गए थे शंघाई, भैया बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भैया। जब हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड नहीं पैदा कर पाए कि हम अपने बच्चों को अपने देश में रोक लें, तो हम कैसे सुपर पावर बन सकते हैं? इतना तो हम कर ही सकते थे ना। हम बोइंग नहीं बना सकते, हम स्कूल तो अच्छा कर सकते थे, हम कॉलेज तो अच्छा, हमारे यहाँ के लोगों के पास दिमाग की कमी है, दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग भारत में पाए जाते हैं। हम स्कूल कॉलेज अच्छा बना सकते थे। हमारा बच्चा का, हमारे पेरेंट्स कहाँ प्राइड फील करते हैं कि भैया मेरा बेटा मॉस्को से MBBS कर रहा है। जिसके पास बहुत पैसा है वो, उनके बच्चे US में पढ़ रहे हैं, जिसके पास थोड़ा सा कम है उनके यूरोप में पढ़ रहे हैं, जिनका और कम है वो रशिया में पढ़ रहे हैं, जिनका और कम है वो चाइना में पढ़ रहे हैं। पर इंडिया की पढ़ाई को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। और बिना एजुकेशन के कोई कंट्री कभी पावरफुल बन ही नहीं सकती। तो हम पहले पावरफुल कैसे थे? सब बोलते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे। एग्जैक्टली, हम वही नालंदा और विक्रमशिला, ये बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। एक्चुअल में थे हम सोने की चिड़िया। हाँ एग्जैक्टली, हम थे, बिल्कुल थे। क्या हुआ? उसकी वजह थी, हम बता देता हूँ उसकी वजह क्या थी। इकोनॉमी में एक टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। उसकी 3 वजह थी। पहली वजह यह थी कि द कंट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, हमारे पास कॉटन था, हमारे पास फर्टाइल प्लेन्स थी। दूसरी बात थी मॉनसून। मॉनसून ने क्या किया था, वेस्ट और ईस्ट का ट्रेड चलता था, पश्चिम के लोग, यूरोप के लोग आते थे मसाला सिल्क लेने, हमारे पास उनसे सोना चांदी आता था। तो जब सी ट्रेड शुरू हुआ तो मॉनसून के बाद क्या हुआ कि मॉनसून के साथ आप शिप्स चलती थी। अब अगर आप मॉनसून के साथ चल रहे हो तो इंडिया इज अ डेस्टिनेशन। जून में जब आप मॉनसून के साथ चलोगे तो मॉनसून तो भारत से गुजरेगा, तो आपको भारत आना है। जब रिटर्निंग मॉनसून के साथ आप वापस होगे तो भारत आना है। तो मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द हार्ट ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। दूसरा रीजन ये हुआ। और तीसरा रीजन ये हुआ कि हमारी जो कमोडिटीज थी, हमारा जो एक्सपोर्ट था, प्लीनी एक ग्रीक रोमन राइटर है, वो रोता है एंशिएंट टाइम में
कहता था एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज बीइंग ड्रेन टुवर्ड्स इंडिया। मैक्सिमम एक्सपोर्ट था हमारा। हम मसाला बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, लेदर गुड्स बेचते थे, यूटेंसिल्स क्या नहीं बेचते थे, और उधर से हम सिर्फ शराब लेते थे और अरब से घोड़ा लेते थे। तो हमारा मिनिमम इंपोर्ट था, मैक्सिमम एक्सपोर्ट था। तो हम सोने की चिड़िया थे। और फिर क्या खराब हो गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आज जो हमारी कंडीशन है, नेचुरल रिसोर्स हमारे पास आज भी है, हम ह्यूमन रिसोर्स को कायदे का नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाई में मज़ा नहीं ला पाए। हमारे बच्चे रोते हैं स्कूल जाने के लिए, बहाने बनाते हैं। एजुकेशन सिस्टम डू यू थिंक कि इतनी जब हम बात करते हैं, इसका हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है इसमें? अगर आप हिस्टोरिकली सारे लोग देखो, सारे इंसिडेंट्स देखो, अगेन एंड अगेन ऐसा देखते हैं कि हम जितना इन्वेडर्स या कॉलोनाइजर से बर्बाद नहीं, उतना हम खुद ही अंदर से बर्बाद हो गए। एग्जैक्टली। उसकी वजह ये थी, जब तक मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, मैं बड़ा सिंपैथेटिक था हिंदुस्तान की जनता के लिए। अब मेरी सिंपैथी ही खत्म हो गई। क्यों? उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान की जनता कहती भैया अगर हमें अच्छा ऑप्शन मिले तो हम भी वोट करें अच्छे लोगों को। अगर मैं चुनाव जीतता तो मेरे जैसे कितने लोगों को ये बात होती कि नहीं भैया जनता साथ देगी भैया। लेकिन हमारी जनता बुरी नहीं है, मासूम बहुत है, बहक जाती है। किस चीज़ से बहक? जैसे पहली चीज मैंने अपनी जनता के अंदर क्या देखा, इसको लगता है मेरे वोट से कुछ नहीं होगा भैया, हमारे एक वोट से क्या होगा भैया। उसको पता नहीं है कि यही फीलिंग जो 2 लाख लोगों की डेवलप हो चुकी है, हर 2 लाख आदमी को लग रहा है कि हमारे वोट से क्या होगा। जिस दिन ये देश डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके जैसे नेताओं को चुनेगा जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जिएंगे, अपने लिए उन्हें जरूरत ही नहीं है, उस दिन ये देश बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो क्या लगता है हम विश्व गुरु कब बनेंगे? हम कब सुपर पावर बनेंगे? नहीं, अभी तो चाइना की लड़ाई चल रही है यूएस से सुपर पावर बनने की। अभी तो वो लोग रेस में हैं, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। हमें थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम। ये ऐसा नहीं कि आज हमने डिसीजन लिया कल हो जाएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इमीडिएट हो जाते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ग्रेजुअल होते हैं। तो अगर हम आज से एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, इन 4 चीज़ों पे काम करना शुरू करें पॉजिटिवली, तो हमें मिनिमम 20 साल लगेगा। चाइना का ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? टेक्नोलॉजी है। पर अगर किसी को साइकोलॉजिकली डेंजरस बनना हो तो क्या कर सकता है? कैसे कोई बन सकता है? अब अगर नीम चाहे कि उसमें से आम निकले तो वो पॉसिबल नहीं है। उसकी मैं एग्जांपल वजह बता दूं। यशस्वी जायसवाल क्रिकेटर हमारा, मस्त कहानी है। और अर्जुन तेंदुलकर साहब क्या नहीं सोचते होंगे कि मेरा बेटा मेरी तरह क्रिकेटर हो जाए, लेकिन नहीं बना पाए। सारी सुविधा देने के बाद भी नहीं बना पाए। यही तो ब्लिस है, यहीं पर तो आदमी भगवान को मानने पे मजबूर हो जाता है। यहीं पे तो आदमी सोचता है कि कुछ तो है जो उसके हाथ में है। बेस्ट एग्जांपल, मतलब वो बंदा आता है यूपी के एक शहर से, यहाँ पे शाम को पानी पूरी लगाता है, जहाँ तक मैंने सुना है, बेचता है 3 घंटे, फिर पानी पूरी, वो भी नहीं सोनार की दुकान पे बैठ रहा है, वो पानी के बताशे बेचता है, और फिर प्रैक्टिस करने जाता है। और आज एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, ओपनर, विदाउट एनी फैसिलिटी, विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनी गॉडफादर। और एक आदमी है जिसके पास सब कुछ है, रोहन गावस्कर। रोहन गावस्कर इज द सन ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट, सुनील गावस्कर। कोई मामूली आदमी का बेटा नहीं है रोहन गावस्कर। गावस्कर इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट ऑफ माई टाइम। मतलब हम जब उनको ग्राउंड पे देखते तो भाई गावस्कर जी आ गए, अब तो बढ़िया मजा आएगा। तेंदुलकर इज अ गॉड हमारे टाइम, मतलब आपके टाइम के हो। तो ये दोनों गॉड
अपने बच्चों को देवता नहीं बना पाए। इसलिए हम किसी को फैसिलिटी दे सकते हैं, बता सकते हैं, अगर उसकी इनर इंस्टिंक्ट नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा। इनर इंस्टिंक्ट बहुत जरूरी है कुछ भी बनने के लिए। जैसे आईएएस की तैयारी करने बहुत लड़के आते हैं, बहुत, पर बहुत ऐसे लड़के आए मेरे पास, जैसे अभी हमारा एक आईपीएस ऑफिसर है सैफिन हसन, गुजरात में, भावनगर में शायद उसकी पोस्टिंग है। बहुत सिंपल घर का लड़का, बहुत सिंपल, फर्स्ट अटेम्प्ट आईपीएस। और क्या थॉट्स हैं उसके, क्या मतलब एक्सप्लेनेशन है। शशांक त्रिपाठी, अभी ही इज अ डीएम ऑफ बाराबंकी, 5th रैंक, संस्कृत ऑप्शनल से, IITN। निशा अग्रवाल एक लड़की, अभी CDO है बुलंदशहर की, और फादर उसके, बाबा ग्रैंडफादर टीचर, फादर शायद इलेक्ट्रिक विभाग में, सिंपल बैकग्राउंड की लेडी, 51 रैंक। ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिया कि ये सब सामान्य घर के लड़के हैं। और मैंने देखा कि कैपिटलिस्ट के घर का बेटा, डीजीपी के घर का बेटा, आईएएस के घर का बेटा, मतलब ऐसे ऐसे लड़कों को मैंने देखा जिन्होंने, फादर ने वहां फ्लैट दे रखा था करोल बाग में, एक ड्राइवर रखा था, एक कुक रखा था, एक नौकर रखा था, कुछ नहीं हो। उसी को हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट। तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। जैसे जब अफेयर होता है और 2 बजे रात में लड़की कहती कहाँ हो, लड़का कहता तुम्हारे दिल में है। वही अगर माँ बुला ले पानी देने के लिए तो उसको दर्द हो जाएगा, कहेगा सर दर्द करने लगा, तुमने नींद में से उठा दिया, फलाना हो गया। इंस्टिंक्ट आदमी को बनाती है, आप उसे कुछ बना नहीं सकते। कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, साहब हमारे लड़के को आईएएस बना दीजिए। अरे मैंने कहा यार जिस दिन बनाने लगे ना, उस दिन मुकेश अंबानी से ज़्यादा पैसा मेरे पास होगा। तो कितने अरबपति लोग हैं जो चाहते हैं मेरे लड़के कुछ बन जाए। तो वी कैन प्रोवाइड द एटमॉस्फेयर, पर अल्टीमेटली इंसान पे डिपेंडेंट है। क्योंकि द्रोणाचार्य ने 100 भाई को पढ़ाया और 5 भाइयों को पढ़ाया, पर अर्जुन अकेला है जो मछली की आंख में मार रहा है। भीम को मारना, वो पूरी हिरन बांध दो तो ना मार पाएंगे। इंस्टिंक्ट नहीं है ये है। तो जिसकी इंस्टिंक्ट है, जो देख रहा है, जिसके अंदर थोड़ी सी आगे, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ और नहीं ट्रेन कर सकता खुद के दिमाग को किसी तरह से, ताकि वो और खतरनाक बन जाए। बनते ही हैं लोग, बनते ही हैं लोग। मतलब अगर हम इंडिया में प्रेजेंट टाइम में एग्जांपल लें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब इंडिया जैसी कंट्री में 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना, इट्स नॉट इजी टास्क। ट्रू। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। यहाँ एक नया डेमोक्रेसी है। जैसे हमारा फेडरलिज्म एक अजीब तरह का फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरलिज्म।